गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई? चलो जी, आ जाओ, करें अपनी आज की क्लास शुरू। छुट्टी कब मिलेगी सर? छुट्टी मिलेगी तुम्हें फ्राइडे, सैटरडे, संडे की 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, आपको जो छुट्टी मिलेगी वो मिलेगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन की छुट्टी होगी। ठीक भाई, एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो ऊपर लिंक पिन्ड है, ये जो लिंक ऊपर पिन किया हुआ है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो प्लस बैचेस वाले बच्चे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन जिनके पास है, उनको भी उनके सारे बैचेस के लिंक नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि प्रोफाइल पे जाते हैं कई बार चलता नहीं है। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनकी क्लासेस के लिंक भी इसमें, रिकॉर्डेड वालियों के 20 मार्च तक के बच्चों का एक्टिवेट हो गया। आगे वालों का भी जल्दी 1-2 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन मैक्स। ठीक, अच्छा, डाउट सीरीज के जो लिंक है वो भी इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज की पीडीएफ जैसा मैंने आपको बोला था वो भी इसी में है। ठीक, एक लिंक से वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये सारी चीज़ों का। ठीक है जी, अब 2 बातें और कर लेते हैं क्लास शुरू करने से पहले। एक तो ये कि मान लो किसी ने पहले छोटा सब्सक्रिप्शन लिया हो, 1 महीने का, 2 महीने का, बाई चांस किसी ने 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो अभी ऑफर चल रहा है भाई। या किसी का खत्म होने वाला हो सब्सक्रिप्शन, तो अभी ऑफर चल रहा है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना अपना, प्लस वाला, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के जितने एजुकेटर उनके जितने बैचेज हैं सब, तो उस पर अभी चल रहा है 4000 में 2 साल। और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कॉइन वॉइन है ना, क्रेडिट कॉइन वगैरह है, तो ये और कम हो जाएगा, 3500-3600 में भी ले रहे हैं। अभी ऑफर आया हुआ है, जिसको रिन्यू कराना है, जिसको अपने किसी दोस्त वोस्त को बताना है, वो देख सकते हैं। AVS10 कोड का जब आप यूज करेंगे तो इसका जो प्राइस है 4000 हो जाएगा। अभी है ये, 4-5 दिन ही है, जब तक नोटिफिकेशन आएगी उसके 1-2 दिन तक, इतना ही है बस। ठीक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हो पाए तो कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, हो पाए तो कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो नए नंबर से ले लेना। पापा मम्मी भाई को OTP तो डालना है एक बार लॉगिन करने के लिए, नए नंबर से ले लेना। क्योंकि कोई पहले से अनअकैडमी पे होता है, वो दोबारा सब्सक्रिप्शन लेता है तो काउंट नहीं होता। मतलब नए नंबर से सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो हमारा काउंट हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप तो AVS10 कोड पुराने नंबर से लगाओगे तो भी मिलेगा, नए से लगाओगे तो भी मिलेगा। अगर अगर हो सके, आपको कोई आपत्ति ना हो, तो किसी नए नंबर से 2-4 टेस्ट वेस्ट दे के, क्रेडिट वगैरह बना के, कॉइन बना के कर लेना। इतना सा काम है। अन अकेडमी की कोई और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका कोड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। चाहे नीट का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे UPSC का लो, किसी भी में भी ये कोड हर जगह चलेगा डिस्काउंट के लिए। ठीक, दूसरी बात, एक छोटी सी बात मुझे और बता दो। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है, उसमें से कुछ 5-10 बच्चों को शुरुआत में PDF डाउनलोड करने में या वीडियो डाउनलोड करने में इश्यूज आ रहे थे। अब जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि अब वो इशू रिजॉल्व हो गए हैं। अगर आपने ऐप अपडेट करी है तो अब आपको वो इशू नहीं आ रहे होंगे। है कोई ऐसा बच्चा जिसको पहले इशू आ रहा था और अब नहीं आ रहा, वो ठीक हो गया? अब 1699 वालों की बात कर रहा हूँ, प्लस वाले नहीं। प्लस को तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। जिन्होंने 1699 का सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि आज मैंने फिर उनको बोला कि यार प्लस ये 1699 वाले कंप्लेन करते रहते हैं, PDF नहीं डाउनलोड नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बोले सर वो करवा दिया हमने, वो सॉल्व हो गया। अब भी है कोई ऐसा जिसका ये 1699 वाला हो और उसकी PDF या वीडियो डाउनलोड करने में दिक्कत आती हो? है कोई? PC में डाउनलोड होता है, फोन में नहीं होता है। क्या डाउनलोड नहीं होता है? वीडियो की PDF। एक बार ना शिवम ऐप अपडेट कर लेना, या ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा डाल लेना। एक बार ऐप अनइंस्टॉल करके वापसी इंस्टॉल करके देखो। मुझे जो मतलब अनअकैडमी स्टाफ ने बताया, वो ये बताया कि अब वो जो इश्यूज थे PDF डाउनलोड करने में दिक्कत या वीडियो डाउनलोड करने में दिक्कत, अब वो 100% रिजॉल्व हो गए।
अब बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही है। पीसी में डाउनलोड नहीं होती। पीसी में तो देखो वीडियो तो कभी डाउनलोड होती नहीं है। चेक नहीं किए पुराना वाला वीडियो से कर लेते हैं, चेक करो ना। चेक करना मुझे कल क्लास में बता देना, ठीक है? अगली क्लास में बता देना मुझे, ताकि मैं फीडबैक तो भेजूँ ना कि अभी भी नहीं हुआ और ये है वो है। चलो जी, आ जाओ। अब पहले जो अपना मॉडल चैप्टर चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे, फिर नाउन का जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इन्वर्जन कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में ये होगा। समर भाई यूट्यूब पे वीडियो डाली थी लास्ट 3 महीने में, आपको क्या करना चाहिए उस वीडियो को देख लो, पूरी स्ट्रेटेजी बता रखी है वहां पे, उसको फॉलो करो। चलो जी, आ जाइए। नीट डेयर पढ़ा था हमने, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 2 सेंटेंसेस में लिख रहा हूं। इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? मीनिंग में कोई डिफरेंस लगता है आपको? सुना हो किसी ने? मैं तो भी बताऊंगा ही। ही शुड क्विट द जॉब का मतलब होता है कि उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ही शुड हैव क्विट द जॉब का मतलब होता है उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। ये तो कब यूज करोगे? मान लो आप कह रहे हो यार परेशान होगा, हो रहा है वो बहुत, उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? ये वाला कब यूज करोगे? मान लो आज से 2 साल पहले आपको किसी ने कहा था भैया ये नौकरी छोड़ दे, अगर तुझे वाक्य में अगला एग्जाम ढंग का क्रैक करना है तो ये नौकरी छोड़ के करना पड़ेगा, तुझे प्राइवेट नौकरी करते करते साथ में हो नहीं पाएगा, तो खाली अपने मन को बेवकूफ बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। ये नौकरी छोड़ दे, टेंशन ना ले, हो जाएगा, तेरा कैलिबर है तेरे में। उसने नौकरी छोड़ी नहीं, 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, हर बार वही, क्योंकि दिन में 2 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, फिर संडे को थकावट भी होती है, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी पड़ती है, तो हो नहीं पा रहा। 5 साल हो गए रोते भटकते वही इधर जार की प्राइवेट नौकरी कर रहा कॉल सेंटर की। अब ओवर एज हो गया, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो पहले कहा था उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। ये कहने तो ये लगाएंगे। मीनिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया? कौन सा कब लगाते हैं? ये स्ट्रक्चर है मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री। मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री, ये इसी टाइप के मीनिंग देने के काम आता है। तुम्हें पहले ये काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था, मतलब काम हो चुका, काम हो चुका। तुम एक दुकान पे पहुंचे, दुकान बंद हो गई, तुम मिठाई खानी थी, यू शुड हैव कम अर्लियर, यू शुड हैव कम अर्लियर, तुम्हें पहले आना चाहिए था, अब तो दुकान बंद हो गई भाई। आ रही है बात समझ में? अगर वो बढ़िया खेलता ना, ही कुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत सकता था, मतलब वो मैच हार चुका, बात खत्म हो चुकी। उल्टा एक घटना हो चुकी है, उसका उल्टा इमेजिन करना है। हो चुकी वो घटना, बस ऐसे ख्याली पुलाव उल्टे इमेजिन करने। मॉडल प्लस है प्लस वी थ्री, इसमें अक्सर आपको मॉडल दिखेंगे पास्ट वाले, जैसे वुड दिखेगा, कुड दिखेगा, माइट दिखेगा। शुड हर एक टेंस में आ जाता है, शुड दिख सकता है। वुड, कुड, माइट, शुड, ये मॉडल आपको नजर आएंगे, सब में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीनिंग है ना?
उसने ऐसा कर लिया होता कहना है तो ये लगाओ। अच्छा, वो ऐसा कर सकता था, ये लगाओ। वो शायद ऐसा कर लेता, ये लगाओ। उसे ऐसा करना चाहिए था, ये लगाओ। क्लियर हो गया जी? एक बार ये 4 सेंटेंसेस है, चारों के मीनिंग निकालो। आप एरर वैरर छोड़ो, चारों पढ़ के एक बार थोड़ा इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। बोलो श्रुति जी, क्या पूछना है? आपकी वोकैब की सारी क्लासेस लेना काफ़ी है। काफ़ी कुछ नहीं होता बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी कुछ नहीं होता, अपना मैक्सिमम देना होता है। लेकिन हाँ, शुरुआत वहाँ से करिए। जब वो चारों बैच 2x स्पीड पर हो जाए, तब कोई और किताब वगैरह शुरू करिएगा। प्रायोरिटी उनको दीजिए, वो प्रीवियस ईयर वोकैब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू समर भाई, थैंक यू। चलो रगड़ दें अब इनको। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने, उस रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बटुआ वापस कर दिया था। उस रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बटुआ वापस रख दिया था, कर दिया था। हालांकि हालांकि वो रख सकता था। आप किसी ऑटो में बैठे, ध्यान कहीं और था, गलती से वो बटुआ निकल के वहीं गिर गया। ठीक है, आपने वो पेटीएम वगैरह करके फोन से, फोन पे बात कर रहे थे आप, सारा ध्यान वहीं था, पेटीएम करके आप निकल दिए। वो थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया, अरे यार पीछे तो बटुआ पड़ा है। अब कोई ओला उबर से तो किया नहीं था तुमने कि तुम्हारे पास उसका नंबर हो या कुछ भी हो, वैसे चलते रोड से लिया था। क्या पहचानते, चाहता तो रख सकता था बटुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी देखो। उसने आपका बटुआ खोला, उसमें से आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिला जिससे फोन नंबर मिला, वहां के पकड़ा के चला गया। अब आप मन मन में सोच रहे हो, उसने, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बटुआ वापस कर दिया था, किसी को बता रहे मान लो। चाहता तो वो रख सकता था। क्या वो अब रख सकता है? नहीं। पास्ट की बात है। क्या उसने रखा? नहीं। उल्टा इमेजिन करें, चाहता तो रख सकता था। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ही कुड हैव केप्ट इट। ही कुड हैव केप्ट इट। प्योर मीनिंग बेस्ड गेम है इस एरर का। इसमें कोई ऐसा कोई ग्रामर का कोई सिस्टम नहीं है, प्योर मीनिंग। सेंटेंस देखो, अगर आपको इस टाइप का मीनिंग चाहिए हो, तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, वो ये कर सकता था, इस टाइप वाले मीनिंग देने के लिए मॉडल प्लस है प्लस V3। इसको देखो, आई शुड ब्रिंग सम वुलन क्लोथ्स एज इट इज बिटरली कोल्ड। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो ये सेंटेंस नो एरर हो जाता। मुझे कुछ ऊनी कपड़े ले आने चाहिए क्योंकि यहाँ पे कड़ाके की ठंड है, सही हो जाता है ये सेंटेंस। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, और अब मुझे भुगतना पड़ेगा। अब मुझे भुगतना पड़ेगा से पता चल रहा है, अब मुझे भुगतना पड़ेगा से पता चल रहा है कि अब नहीं ला सकता तुम कपड़े। अब कपड़े तुम ला नहीं सकते, क्योंकि ला सकते होते तो क्यों भुगतते। ये भुगतने वाली लाइन से पता चल रहा है कि तुम अब कपड़े ला नहीं सकते। होता ना, टूर वूर पे जा रहे हो, कॉलेज वाले मम्मी बार बार कह रही है बेटा स्वेटर भी रख ले, बेटा ये वाली भी रख ले। अब तुम अपना टेंशन में हो, मम्मी है मतलब वो नानी वाली बनाई वाली वो हाथ की बनी स्वेटर, ऐसे अच्छा लगता है क्या, दीप्ति देखेगी, ऐसे थोड़ी होता मम्मी। अब तुम एक जैकेट लेके गए हो, तुम्हें लगता है तुम उसी जैकेट में शाहरुख खान लगते हो। अब वहां पे राफ्टिंग वाफ्टिंग करने गए, वो एक जैकेट भीग गई, और तुम माइकल जैक्सन बन के लेके नहीं आए साथ में कुछ। अब जमे कुल्फी, और क्या होगा। मुझे ऊनी कपड़े ले आने चाहिए थे, मुझे ऊनी कपड़े ले आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है और मुझे भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई शुड हैव ब्रॉट।
यहाँ पे हेड कर लेना, ठीक है, टाइपिंग एरर हेड आएगा। अगर तुम इस केस को अवॉइड करना चाहते थे, अगर तुम इस केस को अवॉइड करना चाहते थे तो तुम्हें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। केस हो चुका भैया, केस हो चुका, तुम मिसबिहेव कर चुके। अगर तुम वाकई में केस को अवॉइड करना चाहते थे ना तो तुम्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव मिसबिहेव्ड विद हर। द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड, बच्चे को बचाया जा सकता था। ध्यान रखिएगा, मॉडल प्लस है प्लस वी थ्री एक्टिव होता है, पैसिव चाहिए तो बीन आ जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि मॉडल प्लस है प्लस वी थ्री लिख सकते हो, मतलब पैसिव चाहिए तो बीन भी लगा सकते हो, ठीक है। बच्चे को बचाया जा सकता था अगर पुलिस वाला समय पर आ जाता। बच्चे को बचाया जा सकता था अगर पुलिस वाला समय पर आ जाता। ये सेंटेंस है जी, नो एरर। पैसिव में है क्योंकि बच्चा किसी को नहीं बचाएगा, बच्चे को बचाया जाएगा, है ना। पैसिव में रिसीवर ही सब्जेक्ट होता है। बच्चे को बचाया जा सकता था अगर पुलिस वाला समय पर आ जाता। क्लियर हो गया जी। आगे आ जाइए। मॉडल प्लस है प्लस वी थ्री का स्ट्रक्चर कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्लियर हो गया। अब अगर आपको याद हो, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज होता है। सबने यूज टू ही सुना होता है, मैं ये किया करता था। यूज टू मॉडल सबसे ज्यादा यूज होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। लेकिन जब आप डिक्शनरी में वुड मॉडल को टाइप करोगे ना और उसके यूज पढ़ोगे तो उसमें एक यूज ये भी मिलेगा, पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का यूज भी होता है। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, या माई ग्रैंड फादर वुड टेल मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बात एक ही है। अब होगा क्या, बच्चों ने किसी ने वुड सुन नहीं रखा होता, अजीब लगता है ना। वो इसमें एरर टिकाएंगे, सोचेंगे यूज टू आना होगा, लेकिन ये एकदम सही है, नो एरर है। यूज टू लिखा होता तो भी ठीक है, यूज टू टेल लिखा होता तो भी ठीक है, वुड लिखा हुआ तो भी ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इसकी होती है। मान लो, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, खुदा ना खास्ता कभी दोनों ऑप्शन में हो, ऐसे यहाँ पे फिलअप भरना है और दोनों ही ऑप्शन में है, तो फिर आप यूज टू को प्रेफर कर लेना, ठीक है। अब विलशल को देख लो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में हर बच्चे ने बात सुनी होगी कि जब इंग्लिश बनी थी ना तब आई वी के लिए शेल बनाया गया था, और ये जो बाकी हैं यू ही शी इट दे, इन सब के लिए विल बनाया गया था। लेकिन ये शेल ना लोगों को बोलने सुनने में इतना अजीब लगा, शेल ना बोलने सुनने में लोगों को इतना अजीब लगा। विष्णु बच्चे, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, विष्णु और आप सब बच्चे भी, आप सबको अब तक तो जो बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे हैं, अब तक सबका प्रोसेस हो गया होगा, व्हाट्सएप नंबर मिल चुका आप सबको, डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर मिल चुका है ना। तो यहाँ क्यों तंग हो रहा है विष्णु? अब तेरा कोई पर्सनल डाउट है उसको तू यहाँ पहले फोटो अपलोड करेगा, क्यों? पहले तो मेरे पास बहुत पेंडिंग था, आजकल तो मैं सेम डे रिप्लाई कर रहा हूँ, सेम डे छोड़ 6-6 घंटे में भी कर रहा हूँ कई बार तो, हाँ कि ना। मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, वो मैक्स है। ठीक, तबीयत तबीयत खराब ना हो, कहीं और नहीं गया तो। नहीं सर मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था, तो सुन, वाह, समझो भाई तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में मैं तुम्हें बड़ा जल्लाद लगता हूँ, है ना, ऐसे लगता हो पता नहीं कहाँ फंस गए, किसके बैच में आ गए हैं। और कोई अन अकेडमी का टीचर हो जिसका आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो, जो आपके डाउट रिप्लाई करता हो व्हाट्सएप पे रात को 3-3 बजे तक, तो मुझे बता दो। आपको मैंने एक ही बात बोली थी, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जान हाजिर है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जान हाजिर है। दिन के 3 घंटे लगाता हूँ मैं हर रोज डाउट पे, चाहूँ चाहूँ तो डाउट के लिए कोई बच्चे को भी पढ़ा दे सकता हूँ, ये नंबर 10,000 रुपये दूंगा, डाउट बताएगा चकाचक। लेकिन ना आपसे उसको सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, ना आप आपसे मतलब उससे सुन के आपको सेटिस्फेक्शन आएगी, ना वो मजा आएगा। और मैं चाहूँ तो ये जो 3 घंटे हैं इसमें कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ाने लग जाऊँ, महीने के 2 लाख रुपए और कमा लूंगा। लेकिन मेरा मकसद जो है वो ये है कि जिसने मेरे को फीस दी है, मेरे नाम पे फीस दी ना अपने अन अकेडमी पे, उस बच्चे को डाउट के लिए अगर कहीं और भटकना पड़ रहा है, किसी और के पास जाना पड़ रहा है, तो फिर क्या पॉइंट है। बस इतना सा विजन है मेरा। चलो आ जाओ।
आई वी के साथ शैल आता था और यू ही शी इट दे इनके लिए विल बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, लोगों को शैल अच्छा ही नहीं लगा, बोला ही नहीं शैल। तुम बताओ, तुमने कभी जिंदगी में शैल बोला? कभी बोला आई शैल गो टू मार्केट? बताओ। हमेशा विल बोलते हो, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल गो टू मार्केट, आई विल कॉल हर। बोला ही नहीं कभी शैल, हाँ कि ना? वी विल वॉच अ मूवी, वी विल गो टू अ पार्क। इतना इनफॉर्मल, मतलब इतना अजीब लगा लोगों को कि लोगों ने शैल बोला ही नहीं। तो फिर अंग्रेजों को भी, ग्रामेरियंस को भी घुटने टेकने पड़े। उन्होंने कहा ठीक है भाई, विल लगा लिया करो हर जगह, अब क्या बोल रहे हैं, जब तुम मान ही नहीं रहे, हमने तो ग्रामर बना के छोड़ी, तुम मानते नहीं हो, ठीक है भाई शैल लगा लो, और क्या इलाज है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं, आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको शैल लगाना पड़ता है। देखिए, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आई वी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे विल आई हेल्प यू नहीं, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आई वी सब्जेक्ट होते हैं तो शैल का यूज करना पड़ता है। और चीजें देखो, जो लीगल स्टेटमेंट होती हैं, जो लीगल स्टेटमेंट होती हैं, कभी जिंदगी में कोई गाड़ी खरीदी बेची हो, कोई घर खरीदा बेचा हो, या एसएससी का फॉर्म तो भरा होगा, एसएससी का पूरा फॉर्म भर के नीचे ना एक टिक करना होता है और साइन अपलोड करने होते हैं। लाइन पढ़ी है कभी जिसपे तुम टिक करते हो? आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड अबव इज ट्रू टू माई बिलीफ एंड आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल, आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज। ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से ठीक है, और कोई भी अगर इसमें दिक्कत पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और नीचे अपलोड हो गए आपके साइन। अगर आपके साइन अपलोड हो गए तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हो गई वो आपकी स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भैया लीगल स्टेटमेंट में हमेशा शैल का यूज होता है। सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, लीगल स्टेटमेंट में हमेशा शैल का यूज होगा। ठीक। अब कुछ केस ऐसे हैं जिसमें मॉडल उल्टे हो जाते हैं, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें मॉडल उल्टे हो जाते हैं। यानी आई वी के साथ तो विल लगने लग जाता है, और ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ शैल लगने लग जाता है। वो कौन से केस हैं? वो कौन से केस हैं? अगर बात करी जा रही है, अगर बात करी जा रही है डिटर्मिनेशन की, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, किसी को कोई थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हो, वादा कर रहे हो, किसी पर कोई कंपल्शन लगा रहे हो कि करना ही करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में, जैसे मैं किसी को कहूं तुझे सम्मानित किया जाएगा, यू शैल बी रिवार्डेड, तुझे सम्मान दिया जाएगा, ही शैल बीट यू, वो मारेगा तुझे, देखना, ही शैल क्रैक द एग्जाम, वो एग्जाम क्रैक कर देगा। अब कुछ याद आ रहा, पीछे एक सेंटेंस कराया था जिसमें कैन कटा के शैल कराया था, ही शैल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए मॉडल उल्टे हो जाते हैं। तुम्हें सम्मानित किया जाएगा राजा के द्वारा इस एक्ट के लिए, प्रॉमिस करो, उसको वादा करो, यू शैल बी रिवार्डेड। बोलो जी, क्लियर हो गया? इसके साथ अपना मॉडल चैप्टर खत्म होता है। अब दो तीन बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, एसएससी के एग्जाम के लिए, या कह लो और जो एग्जाम है सीडीएस वगैरह, बैंक वगैरह, उनके लिए मॉडल चैप्टर इतना बहुत है। बाय चांस अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर बहुत ही ज्यादा डेप्थ में आती है, या वैसे नॉलेज के लिए अलग अलग मॉडल पे ज्यादा स्टडी करना चाहो, तो उसका एक सिंपल सा रामबाण तरीका है, डिक्शनरी में कैन टाइप कर दो, तो कैन के जितने यूज हैं वो आ जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो मेनली पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, पेपर में इससे ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं कहीं। लेकिन वैसे अपनी नॉलेज के लिए, कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, अब तुम देखोगे यार कैन लगा हुआ है, कैन तो एबिलिटी के लिए आता है, ये कैसे यूज हो रहा है। वैसी नॉलेज के लिए चाहो तो, मतलब ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है काम। कैन मॉडल को डिक्शनरी में टाइप कर दो, फिर मे को टाइप कर दो, फिर यूज टू को टाइप कर दो, फिर वुड को टाइप कर दो, ऐसे इनके 13 तो सारे ही गिनती में 13 बार डिक्शनरी में टाइप करना है। जो जो यूज आपको लगे कि यार नहीं नहीं ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सेंटेंस पढ़ के क्लियर हो जाएगा। जो आपको लगे कुछ हटके यूज है, अपना नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट रख लिया, 2-3 बार रिवाइज कर दिया, काम हो जाएगा। ठीक है। अभी एक दिन सर यूट्यूब पे वीडियो बना दो मतलब, बिल्कुल बिल्कुल अभी भाई, बिल्कुल बिल्कुल 100%। कभी कभी मैं बीच में एक आध होमवर्क बोलता हूँ कि ये चाहो तो देख लेना, ये भी जरूरी नहीं, चाहो तो देख लेना, वो भी खुद ना करना पड़ेगा, जिंदगी में कुछ खुद करना ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है। नितेश भाई वीडियो दोबारा प्ले कर लेना, एक आदमी के लैग के लिए रिपीट करने लग गए तो फिर तो 10 साल में एक ही चैप्टर पूरा कर पाए, कभी ना कभी किसी किसी का लैग तो चलता ही रहेगा।
दूसरी बात, अब जब वर्ब चैप्टर की आप प्रैक्टिस करोगे, वर्ब चैप्टर की आप प्रैक्टिस करोगे तो वर्ब चैप्टर की प्रैक्टिस में दिक्कत ये है कि मैक्सिमम किताबों में वर्ब चैप्टर के जो एरर हैं वो एक साथ दिए हुए हैं, यानी मेन वर्ब के एरर और मॉडल के एरर और एडवांस वर्ब के एरर। और मैंने आपको पढ़ाया अभी वर्ब और मॉडल, इनफिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल वो तो भी पढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे समझा के पढ़ाना, मुझे रटा के नहीं पढ़ाना, मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता उसको जब तक थोड़ा सा आपका और बेस तैयार नहीं हो जाता। तो बच्चे जब भी किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपने अटेम्प्ट किया, आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और जब आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी तो आपको इनफिनिटिव जिरेंड पार्टिसिपल ऐसे वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो समझ जाना ये टॉपिक अभी सर ने कराया नहीं है, ये आगे होगा तब मुझे आ जाएगा। बोलो, क्लियर होगी इतनी बात? तो वर्ब चैप्टर के जितने वर्ब और मॉडल पे बेस्ड सवाल हैं अब आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर हो गया? एरर प्रो में भी बच्चे ऐसा ही है, 17-18 सवाल जो है वो एडवांस वर्ब के गलती से डल गए हैं उसमें। एरर प्रो में भी 17-18 सवाल गलती से डल गए हैं, लेकिन मैंने जो डाउट सीरीज चलाई है ना उसमें बोल मेंशन करा दी कि ये एडवांस वर्ब के, भाई इनको छोड़ दो अभी, ठीक है? एरर प्रो की एडवांस वर्ब की अलग से फाइल बना के मैंने टेलीग्राम पे डाली थी। एरर प्रो की बुक लोगे तो उसमें एडवांस वर्ब आपको नहीं दिखेगा इंडेक्स में, ठीक है? तो उसकी मैंने एडवांस वर्ब चैप्टर की आपको एक फाइल मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी, ना मिले तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? एडवर्ब लिख रहा हूँ, एडवांस वर्ब लिखना है। अभी तो खैर आपको जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एडवांस वर्ब चैप्टर पे तो आप पहुंचे ही नहीं हो, ठीक? बाकी वो सारी बातें दोबारा बोलूं कि याद रह जाएगा? ये 3 तरीके हैं, यहाँ से या तो ये 3 का पेयर बना लो, या एरर प्रो से कर लो, पहली बार में 50% ही होंगे, डिमोरलाइज मत होना, वो सारी बातें अंडरस्टूड है ना? चलो अब नाउन चैप्टर पूरा कर लेते हैं। एक ही बच्चा जो कह रहा था मेरी पहली क्लास है, भाई पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो यार, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो भाई, यहाँ से कोई मतलब नहीं है बैच को लगाने का, ये बैच तो आधे ज्यादा कंप्लीट हो गया भाई। अरे ये क्या डल गया भाई, प्रोनाउन कहाँ से डल गया? अरे यार ये कोई और ही स्लाइड डल गई, एक मिनट रुको भाई। उस दिन नाउन चैप्टर की जो स्लाइड थी वो पूरी हो गई थी ना भाई, जो पिछली बार स्लाइड डाली थी मैंने वो कंप्लीट हो गई थी ना? फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कहीं कुछ छूट ना जाए। हो गई थी, ये लास्ट सेंटेंस था। चलो आ जाओ। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें जिससे करंट और वोकैब दोनों हो जाए? कोई भी पढ़ लीजिए, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बात ऐसी है बच्चे कि वोकैब पढ़ने के लिए आप पढ़ोगे थोड़े इजी आर्टिकल, अगर आपकी इंग्लिश पहले से मजबूत नहीं है तो, और करंट बनाने के लिए आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे फायदेमंद सलाह यही है कि रीडिंग चाहे कुछ मर्जी कर लिया करो, स्पोर्ट्स पढ़ लो, बॉलीवुड पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, और करंट के लिए बथेरे चैनल हैं, बथेरे टीचर हैं, पीडीएफ आती है रोज की, उसको रट मारा करो, हफ्ते की महीने की पीडीएफ ले लिया करो और उसको रट मारा करो, ठीक है? अन अकेडमी पे भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जीत सर पढ़ाते हैं, है ना? और अगर वैसे पढ़ना है यूट्यूब वगैरह से या किसी से, तो MJT करके एक चैनल है, एक दो टॉपर्स ने ही सजेस्ट किया था, मैंने तो आज तक सही बताऊं खोल के भी नहीं देखा भाई, पहले बता रहा हूँ, लेकिन कुछ टॉपर्स जो मतलब बेसिकली जिनके एक दो के वो इंटरव्यू वगैरह करे हैं, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि MJT करके चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, उससे देख सकते हो। चलो आ जाओ। सर ये 16 दिसंबर वाला बैच चैप्टर वाइज एरर प्लस वालों के लिए नहीं है। दिसंबर कौन सा 16 दिसंबर वाला बैच?
सब है बच्चे, सब है। सुनो एक मिनट, जो प्लस कोर्स वाले बच्चे हैं, आप जब प्रोफाइल पे जाके क्लिक कर रहे होगे तो चल नहीं रहा होगा, बिल्कुल लोड मत लो। ये ऊपर जो लिंक है इस पे क्लिक करना, उस पे एक फाइल खुलेगी प्लस बैच लिंक नाम से, उसमें सारे बैचेस के लिंक हैं आपसे। प्रोफाइल में कुछ टेक्निकल एरर है, भूल जाओ कि प्रोफाइल नाम के अकेडमी पे कोई चीज़ है, सीधा बस ये सारे लिंक अपने कॉपी कर लेना, यहाँ से चला लिया करना। ठीक भाई, आ जाओ। अगर आपको याद हो तो जैसे एक कंपाउंड नाउन था ब्रदर इन लॉ था, जब इसका प्लूरल करना होता था तो कैसे लिखते थे? मान लो मुझे कहना है कि जीजा या साला, अगर एक से ज्यादा जीजे हो एक से ज्यादा साले हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ कर दोगे, है ना। अच्छा, और अब मुझे कहना है कि जीजा जी की गाड़ी, जीजा जी की गाड़ी, तो यानी जीजा जी का गाड़ी पर पोजेशन बनाना है, वो कैसे बनाओगे? उसमें अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाओगे? हाँ जी, तो ध्यान रखना, अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाने की बारी आई तो ये पूरा एक ही यूनिट माना जाएगा, इसके लास्ट में लगेगा, बीच में अपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं आता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर अगर आपको प्लूरल करने वाला एस लगाना है तब तो जो नाउन की तरह से काम करे उसमें लगाते हैं, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो वो हमेशा लास्ट में ही लगता है, वो बीच में नहीं लग सकता। अपोस्ट्रोफी एस एज ए कनेक्टर होता है इन दोनों के बीच में, तो बीच में ही लगा पाओगे, और कहीं नहीं लिख सकते इसको। क्लियर है? हाँ, ऑफ से तो बना ही सकते हो यार, ऑफ से तो बना ही सकते हो, ऑफ से बनाने कौन मना कर रहा है? अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो कहाँ लगाना है ये पढ़ा है मैंने। ठीक, देखो जरा इसमें क्या एरर आएगा। उसने अपने भाई की, अपने साले की, जीजा की, देवर की, जेठ की, जो भी, खैर ही का तो देवर और जेठ नहीं होगा, ही का तो जीजा या साला ही हो सकता है, तो इसने बोरो करी अपने साले या जीजा की गाड़ी शिमला जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब पोस्ट ऑफिस तो लास्ट में लग सकता है, तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा। इतना सा इसमें एरर था, इसको देखना जरा, इसमें क्या एरर लगता है आपको? अब इसमें बच्चा क्या सोचता है, वो ये सोचता है सर पोस्ट ऑफिस लगा दिया तो यहाँ पे एस क्यों लगा रहे हो? ये है बच्चे नो एरर। क्यों, एक से ज्यादा दामाद नहीं हो सकते हैं? द गुप्ताज का मतलब है गुप्ता परिवार, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। द शर्माज मतलब शर्मा परिवार, द वर्माज मतलब वर्मा परिवार, द गुप्ताज मतलब गुप्ता परिवार। तो जो गुप्ता परिवार था, गुप्ता परिवार जो था वो हमारी पार्टी में आया अपने दामादों की गाड़ियों में। अब मान लो गुप्ता जी की 3 लड़कियां हैं, फिर जाकर एक लड़का हुआ, ठीक है, लड़के के चक्कर में 4 4 बच्चे हो गए। अब गुप्ता जी ने अपनी 3 लड़कियों की शादी कर दी, बड़े धूमधाम से, धार दामाद को गाड़ी दी, सारी उम्मीद इनकी उस लड़के पे टिकी, वो निकम्मा जाके पढ़ता नहीं है, पबजी खेलता है सारा दिन, उसको ये इंस्पेक्टर बनाना चाह रहे हैं कि दहेज लिया जाए, सारी गाड़ियों का वसूली की जाए, है, ये पढ़ता नहीं है। अब मान लो गुप्ता जी को, गुप्ता जी की घरवाली को और इस नालायक लड़के को जाना है शादी में। अब इन्होंने फोन किया पहले दामाद को, दामाद जी वो शादी में हमें भी ले चलते। हाँ देखो ससुर जी, बात ऐसी कि एक सीट तो अरेंज हो जाएगी, बाकी तो हमारी गाड़ी पहले ही फूल है। दूसरे ने भी कहा एक सीट हो जाएगी, तीसरे ने भी कहा एक सीट हो जाएगी, तीनों दामादों पर लटक लिए। तो गुप्ता जी अलग दामाद के साथ, गुप्ताइन अलग दामाद के साथ, गुप्ता जी का लौंडा अलग दामाद के साथ। तो गुप्ता परिवार हमारी पार्टी में आया दामादों की गाड़ियों में, तो दामाद भी एक से ज्यादा और उनका पोजेशन भी बनाना है, तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ? इससे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लूरल हो गया तो पोजेशन नहीं बन सकता, दोनों काम साथ भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्लूरल भी कर रखा हो और पोजेशन भी बना रखा हो। बात आई समझ में? और इसमें एक चीज और है,
जनरली तो क्या होता है, जनरली तो क्या होता है कि जब प्लूरल होता है तो सिर्फ सिंबल यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं करते। अब इसमें क्या एस अलग जगह लगा रहा है, ये अलग जगह जा रहा है, तो ज की साउंड क्रिएट नहीं हो रही, इसलिए दोनों एस लिख सकते हैं अपन। यहाँ दोनों एस लिखना पॉसिबल है क्योंकि ये वाला एस अलग जगह जा रहा है और ये वाला एस अलग जगह जा रहा है, तो इसमें ज की साउंड क्रिएट नहीं हो रही ना, तो दोनों जगह आएगा। बोलो भाई, आ रही बात समझ में? लेकिन अगर स्टेप डॉटर लिख दूंगा, अगर मान लो बाई चांस स्टेप डॉटर का पोजेशन बनाना हो, मान लो दो सौतेली बेटियां हैं, दो सौतेली बेटियों की गाड़ी है, ठीक है, दो हैं सौतेली बेटियां और उनकी गाड़ी है, फिर स्टेप डॉटर्स प्लूरल होगा। इस बार ये नहीं लिख पाओगे, इस पर सिर्फ सिंबल ही लगा पाओगे क्योंकि इसमें लास्ट में ज की साउंड आ गई। मेरी बात आ गई समझ में जो मैं बोलना चाहता हूं? चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब जनरली तो आमतौर से तो ये जो अपोस्ट्रोफियस लगाने वाला काम होता है ना, नाउन के साथ होता है। रमन्स कार, अमन्स कार, ध्रुव्स कार, राहुल्स कार, अपोस्ट्रोफियस लगता है नाउन के साथ। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफियस अलाउड है। एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, इनके साथ अपोस्ट्रोफियस अलाउड है। एक वन तो आपको याद है ही, वंस याद है ना, वंस लाइफ और ऐसे करके। अब ये बात पता नहीं होती तो बच्चा एरेटिक आता है, लेकिन अगर पता है तो देखते ही पता चल जाएगा। तुमने सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी डील साइन करके, तो ये हो गया नो एरर। ठीक है, इस सेंटेंस को देख के थोड़ा इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। इस सेंटेंस को देख के थोड़ा मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ग्रामर ग्रामर छोड़ो, मीनिंग मतलब आंसर नहीं पूछ रहा हूं, खाली मीनिंग सोचो, क्या मीनिंग क्या देना है यहाँ। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही कहना है, हाँ कि ना, यही कहना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहाँ है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पोजेशन? खुद का तो तुमने लिख लिया देखो, माई बना के, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ है वो पोजेशन? रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो नाउन तुम रिपीट नहीं कर रहे, चलो अंडरस्टूड हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन तुम अंडरस्टूड नहीं कर रहे, चलो समझ में आ गया कि अंडरस्टूड मान लेंगे। जैसे वो था ना, मोहन हाउस इज बिगर देन देविकाज, अकेला लिख के छोड़ दिया, देविकाज हाउस अंडरस्टूड हो जाता था, चलो चला लेंगे। पर बात वही है ना यार, बात वही है कि भाई इसका पोजीशन कहाँ है बताओ। तो कम से कम ये तो लगाओ ताकि समझ में आए क्या कहना चाहते हो। वो somebody पे मत लगाना, बस ध्यान रखना somebody nobody इनके साथ जब else आता है ना, तो अपोस्ट्रोफी somebody पे नहीं, इस पे लगेगा। ये else जो होता है ना, ये एक इसका पार्ट ही हो जाता है। ये कुछ मेरी बात आई समझ में? अब कुछ बच्चे होते हैं, जो अपने आप घर से रूल बनाते हैं। वो पता है क्या रूल बनाएंगे नोट्स में? somebody के साथ जब else लिखा हो तो अपोस्ट्रोफी s का प्रयोग होता है। ये पढ़ा है मैंने तुम्हें कि अगर else आए तो अपोस्ट्रोफी s आता है, ये पढ़ा है। पहले तो इस else का काम समझो, ठीक है। लौट के आते हैं इसी सेंटेंस पे, पहले थोड़ी सी बातें और करते हैं तुम्हारे साथ। देखो, मैंने कहा एक काम कर भाई, देख के आ उस कमरे में कौन बैठा है, ठीक है। वो गया, कोई नहीं था वहां पे, तो उसने कहा नो बडी वॉज प्रेजेंट देयर। मैंने कहा देख के आ भाई उस कमरे में कौन बैठा है, तो उसने मुझे कहा नो बडी वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर मान लो मैंने उसको कहा कि यार उस कमरे में देख के आ कि रोहन के साथ कौन बैठा है, कुछ मुझे लग रहा है आवाज आ रही, कोई लड़की आई हुई है, देख के आई रोहन के साथ कौन बैठा है। वो गया कमरे में, सिर्फ रोहन ही बैठा और कोई है नहीं, टीवी चल रहा है। जी और तो कोई नहीं है, जी और तो कोई नहीं है। और तो कोई नहीं का मतलब क्या है कि रोहन के अलावा कोई नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? नोबडी एल्स वॉज प्रेजेंट देयर। बोलो, समझ में आया? तो एल्स का मतलब होता है किसी को छोड़कर, एल्स का मतलब होता है किसी को छोड़कर। यही बात है। एडजेक्टिव चैप्टर याद हो तो आपको याद भी होगा कि दारा सिंह वाज स्ट्रॉन्गर देन एवरीबडी एल्स इन हिज विलेज, कुछ याद आ रहा है? एल्स का मतलब होता है कुछ छोड़कर। तो अब यहाँ पे आया अपोस्ट्रोफी एस, तो ऐसे रूल मत बना देना कि जब भी एल्स आता है अपोस्ट्रोफी एस आता ही आता है। ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी और की है, किसी और की। somebody else, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पोजेशन बनाना, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस आया।
एक तो ये बात बताई कि यहाँ अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है, दूसरी बात ये बताई कि समबडी एवरीबडी एनीबडी के साथ अगर एल्स का यूज हो जाए तो ये अपोस्ट्रोफी एस जो है समबडी एवरीबडी एनीबडी पर नहीं एल्स पर शिफ्ट हो जाता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? चलो इसको पढ़ो जरा, मीनिंग देखो और सोचो क्या गलती है इसमें। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी, तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के भले के लिए एक नौकरी ढूंढ लो और दारू पर पैसे उड़ाना बंद करो। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के भले के लिए, एक्चुअली पता है ये कैसे, ये ऐसे, फॉर योर सेक, तुम्हारे भले के लिए, एंड योर वाइफ्स सेक, और तुम्हारी बीवी के भले के लिए, ऐसे कहना था। तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारी बीवी के भले के लिए, ये फाइंड इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब इंपेरेटिव क्लॉज है, यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। बोलो, समझ में आ रहा? अब बात ऐसी है, योर सेक एंड योर वाइफ सेक, तुम्हारी बीवी के भले। योर ने पोजीशन बनाया वाइफ पे, वाइफ का आगे नाउन पे तो पोजीशन क्रिएट करोगे ना, दो नाउन साथ में कैसे लिख दोगे? ये सेक नाउन दो बार लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड हुआ है, ठीक है, एक ही बार लिख दिया आपने, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर योर एंड योर वाइफ सेक, क्या एरर है? क्लियर हो गया? एरर क्या है? क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। एक बार इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाओ। मीनिंग नहीं भाई, ब्रेक करो, इस सेंटेंस को ब्रेक करो, तोड़ो। हाँ जी, आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। लाइक मेन वर्ब है। मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? तुम्हें नेचर पसंद नहीं है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया पजेसिव केस का। ये सिटिंग क्या है मुझे बताना जरा एक बार सोच के, सिटिंग क्या होगा? सिटिंग वर्ब तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो इससे पहले इज एम आर वाज और कोई हेल्पिंग वर्ब आती। सिटिंग जिरंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जिरंड होता तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता। जिरंड तो नाउन होते हैं ना, किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता।
बताना कौन सी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, है किसी का? तो कहना ये चाह रहे थे कि मुझे मुझे उस आदमी का नेचर पसंद नहीं, कौन से आदमी का, जो पार्क में बैठा है। ये इस आदमी के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से यूज में लेना चाह रहे हो। और ये बाद में क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इन द पार्क एडवर्ब साथ में आ रहा है। ये इन द पार्क एडवर्बियल फ्रेज साथ में आ रहा है, इसलिए आपका एडजेक्टिव उठकर आगे गया हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए लगाते हैं उसके साथ लिखते हैं ना। अब तुमने तो उसको नेचर के साथ लिख दिया। नेचर पार्क में बैठा कि आदमी पार्क में बैठा है? पार्क में कौन बैठा, नेचर की आदमी? तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि मेरा मीनिंग भी ठीक हो जाए, मतलब ग्रामर भी ठीक हो जाए और मीनिंग भी सही यही रह जाए? क्या कर सकते हैं? समस्या समझ आ रही है तुम्हें क्या हो रहा है? बात ऐसी है कि मुझे कहना है कि मुझे मुझे उस आदमी का नेचर पसंद नहीं है जो पार्क में बैठा है। अब यहाँ पे जो पार्क में बैठा है ये है आदमी, और मैंने इसको लगा रखा नेचर के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैन के साथ आ जाए और मीनिंग भी चेंज ना करना पड़े। क्या इलाज है? सोचो यार, बता चुका मैं तुम्हें। बहुत बढ़िया भाई, अल्ताफ ने बता दिया आज तो। क्या बात है, अल्ताफ है पढ़ रहा आजकल तो फुल। तो मैन नेचर की जगह पे आपको करना पड़ेगा द नेचर ऑफ द मैन। द नेचर ऑफ द मैन। मैन नेचर और द नेचर ऑफ द मैन की बात एक ही है। मैन नेचर या नेचर ऑफ द मैन बात एक ही है। तो ये नेचर बन जाएगा अब ऑब्जेक्ट लाइक वर्ब का, और प्रीपोजिशन है मैन बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और अब ये सिटिंग पहुंच गया मैन के साथ। सिर्फ मैंने पोजेशन के लिए पोस्ट ऑफ ईएस का ना यूज करके ऑफ का यूज कर लिया, जिससे स्ट्रक्चर पलट जाता है ना? अरे याद आ रहा है, रमन कार और द कार ऑफ रमन में स्ट्रक्चर पलट जाता है, बात सेम रहता है, मीनिंग सेम रहती है। एरर कुछ समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? सिटिंग को मैन के साथ पहुंचाना था बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए। मैन नेचर की जगह था नेचर ऑफ मैन लिख दिया, पलट गया वो। कुछ सेम ऐसा ही एरर इसमें है, करो ट्राई, फिर 3-4 मिनट का ब्रेक ले लेना। हाँ जी। आई हैव रेड शेक्सपियर्स पोएम्स, हु इज ए वेल नोन पोएट। मैंने शेक्सपियर की पोएम्स पढ़ी हैं। मैंने शेक्सपियर की पोएम्स पढ़ी हैं, जो कि एक वेल नोन पोएट है। अब वेल नोन पोएट कौन है? वेल नोन पोएट कौन है? शेक्सपियर। और तुमने हु किसके साथ टाप रखा है? हालांकि ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एंटीसीडेंट हमेशा साथ में ही लिखो, लेकिन लिख सकते हो तो लिखो वाली बात है कि कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया कि पॉसिबिलिटी नहीं है लिखना, तो बात हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास संभावना है, मैं लिख सकता था, तो लिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे शेक्सपियर पोएम्स ना लिख के द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर लिख दूं, तो काम हो गया, शेक्सपियर जो है हु के साथ पहुंच गया, मीनिंग भी सही रह गया। बोलो भाई, समझ में आया? चलो जी, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस मिलते हैं।
चलो जी, आ जाओ, करें शुरू। अब देखो, मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। ये पहले भी एक बार मैंने लिखवा था, याद है? कार्स टायर नहीं लिख सकते, द टायर ऑफ द कार लिखना पड़ेगा, है ना? चेयर्स लेग्स नहीं लिख सकते, द लेग्स ऑफ द चेयर लिखना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे नॉन लिविंग के लिए भी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला सेंटेंस नो एरर है। वो आपको तभी पता चलेगा कि कौन सी के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। आ जाओ, उनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, आओ। कुछ ऐसे फिक्स्ड नॉन लिविंग नाउन होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस से पोजेशन बनाया जा सकता है। जैसे कि एक तो फंडा है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण। एक तो फंडा है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? अक्सर आपने एक कहावत सी सुनी होगी, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। क्या सही में कानून के कोई हाथ होते हैं? बरसात ज्यादा हो जाए तो अच्छा इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे, गर्मी पड़ जाए तो सूर्यदेव नाराज हो रहे। सुना है ऐसा? बोलते हैं अपन आम बोलचाल की भाषा में, खूब बोलता है। यही कुदरत का कानून है। क्या सही में कोई कुदरत का कानून है? कुदरत का अगर सही में कानून चलता हो तो इतने पेड़ वेड़ कटने देती कुदरत अब तक? तो समझना, कहने का मतलब हमने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की तरह से इमेजिन कर रखा है कि सूर्य का गुस्सा, कुदरत का कानून, किस्मत का फेवरेट। जैसे अपने चलता ना, वो मौत के मुंह में चला गया। अंग्रेजों में चलता है, वो मौत के ठंडे हाथों में चला गया। देश का सम्मान, कंट्रीज ऑनर। अब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और इंडिया जब 10 विकेटों से हारा था, तो क्या हुआ था? ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब तुम बाहर निकले, देश की मिट्टी रो रो के बिल्कुल भीग गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, तुम्हारी इज्जत चली गई। हाँ क्या ना? तो वो जो बेइज्जती होती है, सम्मान होता है, वो लोगों का होता है बेसिकली। लैंड का कोई सम्मान नहीं है वैसे। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग को हमने ह्यूमन बीइंग की तरह से इमेजिन कर रखा है। ठीक, जैसे सूर्य का गुस्सा, कुदरत का कानून, ये वो ऐसे करके। तो एक तो ये वाला केस है जहां पे नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी अलाउड है। लेकिन ध्यान रखना, घर से मत बना लेना, कहीं ऐसे कहने लग जाओ डिब्बी का सिर है। ये घर से मत बनाने लग जाना, कहीं पता चले घर में ही सारी चीजों का मानवीयकरण कर दिया। एसी का मुंह, पंखे की टांगे, ये जो चले आ रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। ये कंट्रीज ऑर्डर नहीं, कोर्ट्स ऑर्डर टाइप होना था। कुछ डिग्निफाइड चीजें जिनकी इज्जत है चाहे समाज में, कोर्ट्स ऑर्डर। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखकर लगता है कि भैया नहीं, देश में और कुछ हो ना हो, कानून से अब भी डर लगता है। कुछ जज हैं जो बड़े मतलब ईमानदार हैं। फिर कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसे डिसीजन आते हैं कि जो 20-20 साल के आरोपी हैं उनको पैरोल मिल रही है। तो कई बार ऐसे लगता है कि नहीं यार, करप्शन हर जगह है। चलो, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स जैसे कोर्ट का ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल, जैसे डॉक्टर को या फिर
सोल्जर को एकदम से आ जाए कि भैया कल पहुंचना है, तो वो ड्यूटीज कॉल कहलाएगा। सेलेस्टियल बॉडी जैसे सन, अर्थ, मून, है ना, सेलेस्टियल बॉडी जैसे सन, अर्थ, मून, इनके साथ क्या लगता है? अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ एक्सेस, सन्स एक्सेस, सन्स हीट, ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जो एक, अगर मैं बात करूं तुम्हें, ये सुना तुमने यार, इतनी भीड़ थी बस में, इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ये सुना तुमने? कोई पूछने वाला हो कि पैर रखने की जगह नहीं थी तो भाई साहब आप कैसे आए फिर उसी ट्रेन में? अपने पैर किसके सिर पर रखे आपने? कहने की बात है कि पैर रखने की जगह नहीं थी, है ना। तो ऐसे ही अंग्रेज इस बात को कहते हैं कि रेजर एज जितनी भी जगह नहीं थी, रेजर का जो एज होता ना, उतनी भी जगह नहीं थी। एक वो सुना तुमने, बाल बाल बचे हैं, एक्सीडेंट हो जाता बिल्कुल, बाल बाल बचे। मान लो दो गाड़ियां हैं, भिड़ने वाली थी, ब्रेक लग गए टाइम पे, फिर वो जाने लगा, अरे रुक एक मिनट, दोनों गाड़ियों के बीच में बाल लगा, अरे हाँ भाई बिल्कुल बाल बाल बचे। ऐसा करते हो क्या? वो सुना होगा तुमने, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। फिर एक काम करो, 100 ग्राम की सिंदूर की डिबिया लेके आओ। फिर वो जो बिल्कुल ऐसे सोना मापने वाली मशीन होती है ना, बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल माइनर 1 ग्राम को भी माप देती है, फिर उस पर वो एक चुटकी डालो, है उसका वेट निकालो, फिर 100 ग्राम की कीमत के हिसाब से उसकी कीमत कैलकुलेट करो। ये मतलब है उसका। ऐसे ही मान लो कोई बच्चा है, वो कह रहा है पापा 1 पाउंड दे दो। ये जो जितने तो टसन में मांग रहा है ना, 1 पाउंड दे दो, इस 1 पाउंड की कीमत क्या होती है तब जानेगा जब तो खुद कमाएगा। सुना होगा माँ बाप से अक्सर, फटाक से कह देते हो 500 रुपए दे दो, देखिए कभी 500 रुपए कमाओगे जब पता चलेगा 500 कैसे आते हैं। तो एक टन वेट कितना भारी होता है भाई, उठाएगा तो पता चलेगा। 2 मीटर्स गैप, ये इस टाइप के वर्ड हैं जो टाइम, वेट, वैल्यू, डिस्टेंस को दिखाते हैं। इनको एक यूनिट की तरह से क्रिएट मानते हैं अपन, और इसमें अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। और ईडियम्स और प्रोवर्ब पर ग्रामर अप्लाई नहीं होती। ईडियम प्रोवर्ब जैसी चली आ रही है भाई वैसी चलती है, इन पर ग्रामर का कोई रोक टोक नहीं है। जैसे एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक, अब स्टोन नॉन लिविंग है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, आता है। एट वन वेट सेंड का मतलब होता है मतलब समझ के परे, बिल्कुल कोई चीज जो आपको बहुत कंफ्यूज कर दे, हैरान कर दे। हमने पढ़ा था 2 अपोस्ट्रोफी एस नहीं आते, लो आ रहे हैं, घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर्स कॉल आपको पता है, वॉशरूम वगैरह जाना, नॉन लिविंग पे अपोस्ट्रोफी एस लग गया। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। एक और जगह इसमें ऐड कर देना, कंट्री और सिटी के नेम के साथ भी अलाउड है। कंट्री जैसे मान लो मैं लिखूँ ना इंडियाज समथिंग, इंडियाज आर्मी, वैसे तो द आर्मी ऑफ इंडिया बढ़िया है, लेकिन इंडियाज आर्मी भी अलाउड है। कंट्री और सिटी के साथ भी अलाउड है, चल जाएगा। कंट्री और सिटी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, ये भी उसी में लिख देना। मतलब द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, अगर मैं ऐसा लिखूं, द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, तो ये बेस्ट है। लेकिन दिल्ली इज वाटर सप्लाई लिख दूंगा तो ये ग्रामेटिकली गलत नहीं माना जाएगा, चल जाएगा। दिल्ली इज वाटर सप्लाई अगर ऐसे लिख दूंगा तो ये भी चल जाएगा। बेस्ट तो यही है, प्रेफर तो यही होगा, लेकिन गलत ये भी नहीं, मतलब एरर मार्क नहीं होगा। अगर कभी दिल्ली इज वाटर सप्लाई लिखा हो तो कभी एरर मार्क नहीं होगा। तो कंट्री और सिटी के नेम के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, चल जाएगा। चलो जी, अब सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर आ जाइए। मुझे लगता नहीं कि आज अपना इन्वर्जन पूरा हो पाएगा, और दिल से तो तुम्हारे भी ये आवाज निकल, सर का सर हम पे मत पढ़ाइएगा सर। कुछ खास पढ़ा नहीं है, दिमाग पे लोड आया नहीं है आज, है ना, सारा आसान आसान था। लेकिन ऐसा लग रहा ना सर 2 चैप्टर पूरे हो रहे हैं ना आज, बस कीजिए ना सर। नाउन तो पूरा करूंगा ही, नाउन तो बीच में नहीं छूटेगा। इन्वर्जन चलो आज छोड़ देंगे, नाउन तो पूरा करा के ही जाऊंगा। पूरा तो क्या कराऊंगा, 15 मिनट में नहीं लगेंगे, 15 मिनट में हो जाएगा बस। अरे सब जानता हूँ भाई मैं। चलो आ जाओ। ये नाउन चैप्टर ना एक्चुअली कायदे से तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कायदे से तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा चैप्टर है, बिना मतलब का चैप्टर है। लेकिन क्या करें बस, आ जाओ। फूल नाउन होता है और फुलिश एडजेक्टिव होता है, दोनों का मतलब बेवकूफ होता है। ठीक है, दोनों का मतलब बेवकूफ होता है। रितु जी अभी वर्ब का तो अभी बता दिया, अभी जब नाउन खत्म होगा तब नाउन की भी घोषणा कर दूंगा। टाइम से आया करिए क्लास में, लग रहा है आप अभी अभी बता रहे हैं। चलिए, फूल नाउन होता है
फुलिश एडजेक्टिव होता है। अब अगर मान लो मैं लिखना चाहूं ही इज अ फूल की फुलिश, क्या लिखें? ही इज अ फूल की फुलिश, ये आर्टिकल लगा हुआ, नाउन चाहिए सर, फूल लगाओगे। और अगर मैं कहूं ही इज अ फुलिश मैन की फूल मैन, ही इज अ फुलिश मैन की फूल मैन, आगे मैन नाउन है तो इस बार एडजेक्टिव की तरह से काम करवाना है तो फुलिश चाहिए। स्किल टैलेंट दोनों नाउन होते हैं, इनमें मीनिंग का डिफरेंस है। स्किल कोई ऐसी चीज होती है जो प्रैक्टिस से आती है, जैसे मान लो आप टीचिंग स्किल होती है ना, कोई बचपन से टीचर पैदा नहीं होता, पढ़ा पढ़ा के ये स्किल आती है, टीचिंग स्किल है ना। ड्राइविंग स्किल सिंगिंग टैलेंट के अंडर में आता है, सिंगिंग जो है वो टैलेंट के अंडर में आता है, ठीक है, क्योंकि बचपन से किसी की आवाज मधुर है तो भाई मधुर है। अब अगर मान लो मैं सोचूं कि भैया मैं सोनू निगम बन जाऊं तो कितना ही रियाज कर लूं, कितने ही साल लगा लूं, नहीं बन सकता भाई। समझ आ रही है मेरी बात? तो कुछ होती हैं जो चीजें जो बाय बर्थ होती हैं, बचपन से किसी के पास कोई क्वालिटी होती है तो वो टैलेंट के अंडर में आती है, बाकी स्किल के अंडर में आती है। अच्छा, जैसे सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, बाकी और शेप का मिडल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर हो, इनका जो सेंटर बीच वाला पॉइंट होगा वो मिडल कहलाएगा। रीजन कॉज दोनों का हिंदी मतलब तो कारण होता है, लेकिन रीजन वर्ड यूज करते हो जानबूझकर किए गए एक्शन के लिए। मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, मैं पूछूं क्यों मारा, तो मैं उससे रीजन पूछ रहा हूँ, व्हाट वाज द रीजन यू स्लैप्ड हिम, क्या कारण था कि तुमने इसे थप्पड़ मारा। कॉज होता है ऐसी चीजों का जो अपने आप हो गई, जैसे बाढ़ आ गई, इस बाढ़ का क्या कॉज हो सकता है ना। कोई किसी की डेथ हो गई, अपने आप हो गई, मतलब किसी ने मारा नहीं है उसको, मर गया वो, क्या कॉज था जी डेथ का, ऐसे। कोई घटना जो अपने आप हुई है उसका होता है कॉज, जो जानबूझकर कही गई है उसका होता है रीजन। रैशनल, रैशनल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। जैसे किसी बात करते हैं ना, मान लो कोई बात हुई, यार थोड़ी रैशनल बात कर, लॉजिकल बात कर, ये नहीं हवा में कुछ मर्जी फेंकते रहे, रैशनल बात कर थोड़ी, तेरी बात में कोई रैशनल नहीं है, मतलब तेरी बात में कोई लॉजिक नहीं है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। मॉरल होता है एडजेक्टिव, है ना, जैसे मॉरल एक्टिविटीज सुना होगा, नैतिक, मॉरल बिहेवियर, ऐसे करके। और एक होता है मोराल, ये मॉरल एक नाउन भी होता है, याद है वो कहानी के लास्ट में मॉरल शिक्षा, नाउन भी होता है ये, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा उसका। एक होता है मोराल, मोराल का मतलब था कॉन्फिडेंस, जैसे आपने सुना होगा उसका मोराल डाउन हो गया, उसका मोराल बूस्ट करना है, ये करना है ना, सुना होगा। मोराल नाउन भी होता है जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कि रैशनल लिखा होगा काट के रैशनल करना होगा, मोराल लिखा होगा काट के मॉरल करना होगा। एरर कराऊंगा अभी, एक बार सुनो, वो क्या पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, ये समझ लो आप। कॉन्फिडेंट जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो भाई, कॉन्फिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आप अपने सारे राज बता सकते हो, हिंदी होती है इसकी राजदार, जिसको आपके सारे सीक्रेट पता हो। कॉन्फिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिसको आप अपने राज बता सकते हो, जनरली मेल होता है, ठीक है। एक है कॉन्फिडेंटे, इसका मतलब राजदार होता है, ये फीमेल के लिए लगाया जाता है, एक ऐसी फीमेल जिसको आप अपने सारे राज बता सकते हो और वो किसी को भी नहीं बताएगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, और फिर आगे वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो किसी और बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल नहीं बताएगी, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंटे मतलब एनवी और जेलसी दोनों का ही मतलब होता है जलन होना। एनवी और जेलसी दोनों का ही मतलब है जलन होना, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की जलन है, दोनों अलग अलग टाइप की जलन है। देखो कैसे, एनवी एक ऐसी जलन होती है जो तब होती है जब दूसरे के पास कोई आप अच्छी चीज देखते हो, दूसरे के पास अच्छी गाड़ी है तो आपके मन में एक आग सी लगेगी, वो एनवी है, ठीक है। जेलसी तब होती है जब मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज थी, आपकी चीज थी, वो आपसे छीनने का डर है आपको, तो जेलसी होती है। और अच्छा एग्जांपल से समझोगे, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा पीजी वाला जो रूममेट है उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक, रोज रात को वो कंबल में मुंह दे के बात नहीं होती, हाँ बेबी, हाँ क्या खाया, आलू मटर, हाँ मैं बेबी ने कितने मटर खाए, रोज तुम यही सुनते हो। अब क्या हुआ, बाई चांस एक दिन तुम्हारा वो दोस्त बीमार हो गया, उस टाइम तुम्हारी भाभी को कुछ ज्यादा ही प्यार आया फिर उस पर, तो भाभी बेसन का हलवा बना के लेके आई हुई है, अब वो तो नीचे लेने जा नहीं सकता, तुम चले गए नीचे, तुमने देखा भाई, उन्हें समझते समझ जाओ तुम्हें, वो सरदारियाँ नहीं होती बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बाल और यहाँ से बाल हाईलाइट करे हुए एकदम, वो पटियाला सूट में, भाई कहर, कतई जहर। अब तुम रूम पे वापस आ तो गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा वापस नहीं आई। अब तुम जब अपने दोस्त को देखते हो हर बार ये सोचते हो नजर भट्टू से कि पता नहीं कैसे फंस गई। जब दूसरे की चीज आप ये सोचते हो काश मेरे पास आ जाए, अ से एनवी अ से आ जाए,
अ से एनवी अ से आ जाए, अ से एनवी अ से आ जाए, दूसरे की चीज मेरे पास आ जाए, ये सोच सोच के मन में जो आग सी लगती है ना, वो होती है एनवी। सिचुएशन नंबर 2, अब मान लो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, रोज अपना कोचिंग वोचिंग में जाते हो, हाथ में हाथ डाल के बढ़िया जिंदगी चल रही थी। कुछ दिन बाद तुम्हारी कोचिंग में एक लड़के ने एडमिशन लिया, हाइट होगी 6 फीट के आसपास, बॉडी एकदम बढ़िया, सिक्स पैक एब्स टाइप, मतलब पता चल जाता है टी शर्ट के अंदर से भी कि गजब बॉडी बना रखी है लड़के ने। कभी कभी बीच बीच में ना वो क्लास में गिटार टांग के आ जाता है, गिटार क्लासेस भी जाता है लड़का। एक दिन वो तुम्हारे वाली के पीछे बैठा था और वो कह रहा है, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई वॉज एबसेंट yesterday so wasn't able to make the notes, so if you don't mind please you can you lend me your notes। भाई साहब, 6 फीट हाइट, सिक्स पैक एब्स, गिटार प्लस इंग्लिश, तुम्हें नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा डेडली कॉम्बो हो गया ये? तुम समझ गए, उड़ाएगा, ये उड़ाएगा अपनी वाली। ज से जेलसी, ज से कहीं चली ना जाए, ज से जेलसी, ज से जाए, अपनी चीज कहीं चली ना जाए, ये सोच सोच के जो आग लगती है वो जेलसी होती है। अब तो तुम नहीं भूल पाओगे इसको कभी। इस पे आ जाओ। थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू। ये जो भी बच्चे कैप वगैरह डेडिकेट करते हैं, हेड डेडिकेट करते हैं, उन सबको थैंक यू भाई। चलो, एक है पर्सनल और एक है पर्सनल। ये पर्सनल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निजी, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, बहुत बार यूज करते हो। ये पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, ये नाउन होता है। सुना होगा आपने, आईबीपीएस सुना है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग के स्टाफ को सिलेक्ट करता है, आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी। आइए, रिमेनिंग और रेस्ट, रिमेनिंग और रेस्ट। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रेस्ट मतलब बचा हुआ। रिमेनिंग मतलब भी बचा हुआ, रेस्ट मतलब भी बचा हुआ। रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है, रेस्ट नाउन होता है। अगर मुझे कहना हो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग टास्क, तो रिमेनिंग लगाओ, आगे नाउन है तो। रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट ऑफ द वर्क, प्रोनाउन नाउन की तरह से यूज लेना हो तो रेस्ट लिखो। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है, ऑप्टिमिस्ट नाउन है। ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, वो आशावादी है, हर चीज को पॉजिटिव नजर से देखता है, तो नाउन लगाओ। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, तो ऑप्टिमिस्टिक लगा लो। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पर्सन है ना, आगे नाउन लिखा हो तो डिपेंडेंट लगेगा। डिपेंडेंट होते हैं वो पर्सन जो आप पे डिपेंडेंट होता है, इसमें पर्सन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे ना, तो फॉर्म भरवाया जाएगा आपका, बायोडेटा फॉर्म, उसके अंदर आपके डिपेंडेंट पूछ देंगे कितने लोग आप पर आश्रित हैं। अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं करती, या फिर अगर करती भी है, उनकी इनकम अगर 2.5 लाख से नीचे है साल की, तो वो आप पर आश्रित मानी जाएंगी। आपके अगर फादर जॉब में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो मदर आप पर, फादर मदर दोनों आश्रित माने जाएंगे। लेकिन अगर फादर भी जॉब में है और 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, तो मदर आप पे आश्रित नहीं मानी जाएंगी। ऐसे वो फॉर्म होगा आपके पास प्रॉपर। तो डिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो आप पर आश्रित होते हैं। अलुमनस, अलुमना, अलुमने, अलुमना, ये तो पढ़ाया था आपको मैंने। सिंगुलर और मेल हो तो अलुमनस, सिंगुलर और फीमेल हो तो अलुमना, प्लूरल फीमेल अलुमने, प्लूरल मेल फीमेल अलुमना है। याद आया? वर्बल ओरल को देख लो, वर्बल ओरल को देख लो। होता क्या ना, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि बोलकर कोई बात बताते हैं ना, उसके लिए हम वर्बल यूज कर देते हैं। मैं वर्बली बता देता हूँ तुझे, अच्छा एड्रेस लिखवा दो सर, अरे लिखना क्या, मैं तुझे वर्बली बता देता हूँ। सुना होगा ऐसा, लेकिन ऐसी चीज गलत है। मुझे एक बात बताओ, तुमने सबने टॉपिक पढ़े होंगे वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, लिखा देखा होगा हेडिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन से टॉपिक आते हैं, कुछ याद करो? मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर एनालॉजी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कुछ याद आ रहा है? पेपर फोल्डिंग, ये सब किस में आ रहे हैं? नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल का असली मतलब पता क्या है? नॉन वर्बल का असली मतलब है जिसमें वर्ड्स नहीं है। वर्बल इक्वल टू वर्ड्स, वर्बल इक्वल टू वर्ड्स। नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स नहीं, शब्दों का यूज नहीं होता। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? अगर शब्द यूज हैं, चाहे वो लिख के कर रहे हो चाहे बोल के कर रहे हो, फिर वो वर्बल है। वर्बल का लेना देना है शब्दों से, वर्बल का लेना देना बोलने से नहीं है, वर्बल का लेना देना शब्द से। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब वर्बल है। और जो मैंने ये जो ये लिखा है, ये वर्बल है। ये जो लिखा है ये वर्बल है, क्योंकि वर्ड्स हैं। ये सब कुछ जो इस स्लाइड पे लिखा हो सब वर्बल है, क्योंकि इसमें वर्ड्स हैं। बोलने लिखने से मतलब नहीं है, इसका मतलब वर्ड्स हैं कि नहीं।
अगर मान लो मैं ऐसे यहाँ पे फूल छाप दूं तो ये क्या हो गया, ये नॉन वर्बल हो गया। किसी ने मुझसे पूछा मूवी देखने जाएगा, ये नॉन वर्बल हो गया। पता है मेरी किताब कहाँ है, ये नॉन वर्बल हो गया। कुछ आ रही बात समझ, जिसमें शब्दों का यूज है वर्बल, शब्दों का यूज नहीं है नॉन वर्बल। तो सर अगर ये कहना हो बोलकर बताता हूँ तो उसके लिए क्या बड़ी यूज होता है, ओरल यूज करो, मैं तुझे ओरली बता देता हूँ। स्कूल में जब बोलने वाला टेस्ट होता था ओरल टेस्ट नहीं बोलते थे, वाइवा बॉस चीज को बोलते थे। कुछ याद आया? स्पेस और रूम को देख लो, खाली जगह। एक स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, रूम का मतलब कमरा होता है, वो तो तुम्हें पता ही है, उस वाले में तो एरर आएगा नहीं, है ना। स्पेस और रूम दोनों का मतलब खाली जगह होता है, तो स्पेस कब लगाएं, रूम कब लगाएं। अगर उस खाली जगह का पर्पस डिफाइन कर दो, जैसे मान लो मैं कहूं इस अलमारी में और जगह नहीं है किताबें रखने के लिए, देर इज नो रूम इन दिस अलमीरा टू पुट मोर बुक्स। इस अलमारी में और जगह नहीं किताबें रखने के लिए। देर इज नो रूम ऑन दिस बेंच फॉर यू टू सिट, और जगह नहीं है इस बेंच पे तेरे बैठने के लिए। अगर आप खाली जगह का पर्पस बता देते हो, यस देर इज सम रूम टू पुट मोर फाइल्स, हाँ थोड़ी जगह है और फाइल्स डालने के लिए। अगर अगर आप उसके अंदर पर्पस डिफाइन कर देते हो कि किस चीज के लिए खाली जगह, तो रूम आएगा। और वैसे खाली जगह पड़ी है कि हमारे घर के आगे बथेरी खाली जगह पड़ी है, देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, तो स्पेस आएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो 6 सेंटेंसेस हैं, कर दो इनको। हाँ जी। करें शुरू। एक गाय बैठी है रोड के सेंटर में, इसलिए रोड ब्लॉक्ड है। रोड कैसी शेप होती है, रोड क्या शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है रोड, रेक्टेंगुलर होता है ना। तो यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द रोड आएगा। अच्छा, देर इज नो स्पेस इन दिस अलमीरा टू पुट देयर बुक्स, लिख लो। इस अलमीरा में जगह नहीं है उनकी किताबें रखने के लिए, उनकी किताबें रखने के लिए इस अलमीरा में जगह नहीं है। पर्पस बता रहे हो तो रूम लिखो। गाड़ी जो है गलत गियर में है, गाड़ी गलत गियर में है इसलिए अजीब सी आवाज प्रोड्यूस कर रही है। गाड़ी जो है गलत गियर में है इसलिए अजीब सी आवाज प्रोड्यूस कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेंज में दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो, दिक्कत यहाँ पे गियर्स में है। अगर कभी जिंदगी में गाड़ी चलाई हो, बाइक चलाई हो, तो एक टाइम पे गाड़ी एक ही गियर में होती है कि अलग अलग में होती है। कभी गाड़ी चला रहे हो, कोई सामने वाला पूछे कौन से गियर में चला रहा गाड़ी, तेरा भाई 3 और 4 दोनों में चला रहा, हो सकता है। अरे एक टाइम पे तो एक ही गियर में होगी गाड़ी, तो गियर्स क्यों लिख रहे हो, रॉन्ग गियर लिखो।
भाई कोई रैशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करो यार इस प्रॉब्लम का, ऐसे हवा में बातें मत करो, कोई रैशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। सॉल्यूशन क्या है? नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आएगा, रैशनल है तो नाउन होता है, मुझे तो रैशनल चाहिए। मिसेज वर्मा जो थी वो एनवीएस हो गई, मिसेज वर्मा एनवीएस हो गई जब उन्होंने अपने हस्बैंड को मिसेज शुक्ला से बात करते हुए देखा। अपने हस्बैंड को शुक्लाइन से बात करते हुए देखेगी तो क्या फील करेगी? एनवीएस की जेलस? क्योंकि उसके पास पेन नहीं था, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था, मैंने उसको एड्रेस वर्बली बता दिया कि ओरली बता दिया? पेन नहीं था तो बोलकर बताया, ये कहना चाहता है। हाँ जी। क्लियर हो गया? देखो, अब नाउन चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात सुन लेना। और किसी भी चैप्टर की थ्योरी मैं आपको किसी बुक से पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, ना मैंने अभी तक कहा है, और आपको पढ़नी चाहिए भी नहीं। आपके जो क्लास नोट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं। लेकिन ये जो नाउन चैप्टर बच्चे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ही फैला लो इसको। नाउन एंड नंबर हो गया, नाउन एंड केस हो गया, ऐसे नाउन एंड जेंडर पढ़ा लो। अच्छा, किंग की फीमेल वर्जन क्वीन होती है, हॉर्स का मेयर होता है, चूहे का चूहिया को क्या कहते हैं, फिर कह दोगे अच्छा शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, गीदड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, कितना मर्जी कर लो। शिवम बच्चे वो सुपर फ्लोस में आएगा, साइन और सिग्नेचर में क्या फर्क है वो सुपर फ्लोस चैप्टर में आएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नाउन चैप्टर ना, मतलब कितना भी फैला लो आप इसको। लायन के बच्चे को कब कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को लिटर कहते हैं, ऐसे दुनिया जान का फैलाते चलो, कोई लिमिट थोड़ी है इसकी। तो अगर पॉसिबल हो तो जो भी आपके पास किताब है, प्लिन टू पैरामाउंट है, एसपी बख्शी है, कोई भी जो आपकी किताब, आपके पास किताब है, पीडीएफ है, एक्स वाई जी, उससे नाउन चैप्टर की थ्योरी एक बार नजरों के आगे से निकाल देना। जो दो चार बातें आपको और सीखने को मिले उसको थोड़ा सा देख लेना। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। और किसी भी चैप्टर की मैं आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। अवधनान कह रहा है नहीं है कोई बुक, तो पीडीएफ डाउनलोड कर ले यार, गूगल पे टाइप कर लेना प्लिन टू पैरामाउंट पीडीएफ, मिल जाएगी आपको। अभिषेक कह रहा वो कैप प्रो, हाँ वो कैप प्रो में भी है नाउन की थ्योरी, वहां से ही पढ़ियो अभिषेक। अब तुम फर्जी बात जितनी मर्जी करा लो। देख यार तुम मेंटल हो क्या यार? गुस्सा दिलाए बिना मतलब प्यार प्रेम से कोई क्लास खत्म हो जाए तुम्हें सहन नहीं हो रही है ना? प्रेम प्यार से कोई क्लास शायद खत्म हो रही, बिना डांट पड़े, किसी बच्चे को डांट नहीं पड़ी, एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ, वो शायद तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा आज। और किसी चैप्टर की थ्योरी आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउन चैप्टर की थ्योरी एक बार नजरों के आगे से निकाल सकते हैं, प्रिंट टू पैरामाउंट एसपी बख्शी, जिसकी आपके पास पीडीएफ हो, किताब हो, कोई भी किताब ग्रामर की, नाउन चैप्टर की थ्योरी एक बार नजरों के आगे से चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है? चलो, अब फिर वही बात, ये 3 सोर्सेज हैं भाई। वर्ब में फिर बता रहा हूँ बच्चे, एडवांस वर्ब अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं अभी आपसे जो एडवांस वर्ब बेस्ड है, प्लीज डीमोरलाइज मत होइएगा। ये 3 सोर्सेज थे, अगर आपको याद हो तो, केडी कैंपस वॉल्यूम 1 हो गया, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स हो गया, या फिर प्रैक्टिस बैच हो गया, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, है ना? या फिर एरर प्रो से ही भैया 200 कर लिए सीधे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? लेकिन फिर बता रहा हूँ, वीडियो देखना, नोट्स बनाना और उस चैप्टर के 50 सवाल लगाना, अगर तुम पे इतना भी नहीं हो पा रहा तो बच्चे एक काम करो, तैयारी छोड़ दो, ज्यादा बेहतर है। अगर इतना भी मैनेज नहीं कर पाओगे तो ऐसी कोचिंग का फिर कोई फायदा नहीं है, रहन दो, ज्यादा अच्छा है, मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ। ये इतना बेइज्जत करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये बेयर मिनिमम है, मैं नहीं चाहता। मेरा फायदा है, सच बताऊं, मेरा बहुत फायदा है कि तुम ना पढ़ो साथ साथ। क्योंकि अब हो क्या गया, तुम्हें मेरी क्वालिटी पता चल गई है, अब तुम किसी और से पढ़ नहीं पाओगे, मेरे ही अगले बैच में आना पड़ेगा तुम्हें। मेरा तो वॉच टाइम बढ़ जाएगा, मेरी अन अकेडमी पे अच्छा वॉच टाइम रहेगा, अच्छी रैंक रहेगी, पैकेज बढ़वा लूंगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या सारा जीवन है क्या कोचिंग लेने के लिए? मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा जिंदगी में बैच लगाना पड़े, ना मेरा ना किसी और का, एक ही बार आर पार। तो अगर चाहते हो कि दोबारा बैच ना लगाना पड़े तो हर चैप्टर की वीडियो देखना, नोट्स बनाना और 50 से 100 सवाल करना, इसकी आदत बना लो। 50 सवाल कर लिया करो प्रैक्टिस बैच से, और 50 जो मैं पीडीएफ देता हूँ प्रीवियस ईयर वाली उससे। एरर प्रो नहीं खरीदनी, पैसे नहीं लगाने तो भी कोई बात नहीं, कोई किताब मत, थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस के लिए भी कोई किताब मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा बस 50 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस बैच से कर लो और 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कर लो, तो भी बहुत है। लेकिन इतना तो कर लो यार,
इतना भी नहीं कर रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है भाई, और टेंशन मत लेना, ऐसे मत सोचना इन्वर्जन चैप्टर रह गया, ओ माय गॉड। सारे चैप्टर पूरे कराना मेरा काम है, एक्स्ट्रा क्लास लगा के कराऊं जैसे भी कराऊं वो मेरा काम है। और ऐसे टाइम भी चेंज नहीं करूंगा, जब भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 8 बजे लूंगा, ये नहीं कि सुबह 5 बजे बुला लिया, रात को 12 बजे बुला, नहीं। आप अपने शेड्यूल से चलेंगे, 8 से 10 का आपका रूटीन है, उसी में चलेगा। बैच आपका ज़्यादा से ज़्यादा, पहले जो बैच है आपका कितनी तारीख को खत्म हो रहा था? शायद 20-22 के आसपास खत्म हो रहा था, अब ज़्यादा ज़्यादा 25-26 तक खत्म कर दूंगा। इतना ही फर्क आएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक, आज के लिए गुड नाइट। एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूँ, प्लस के सब्सक्रिप्शन पे 4,000 रुपये में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर किसी को रिन्यू कराना है या अपने किसी दोस्त को बताना है, भाई ये दोबारा जिंदगी में कभी लौट के नहीं मिलेगा ऑफर। जिसको भी लेना है सब्सक्रिप्शन, मतलब रिन्यू कराना है या अपने दोस्त को बताना, बता देना। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट।